स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बदला है मोदी का अंदाज। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मोदी मीडिया के सामने आए तो उनका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। मोदी की गाड़ी, दफ्तर और घर का पता तो बदला ही, वो एक नए कलेवर में भी नजर आए। तो नरेंद्र मोदी का नया अंदाज सबके सामने आया। आइए आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें और दिखाते हैं कि मोदी के अलग अलग वो 3 अंदाज। पहली तस्वीर में BMW कार में मोदी दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में वे पीएमओ में कामकाज संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में वो सार्क देशों के नेताओं के साथ मुलाकात करते दिख रहे हैं। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया अंदाज और ये 3 तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से अब मोदी का जो अंदाज है, जो तरीका है, वो बिल्कुल बदल गया है। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री बनने के बाद BMW कार से आते हुए नरेंद्र मोदी, इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तस्वीरें, एक फाइल पर वो साइन कर रहे हैं, अपना कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। और तीसरी तस्वीर कल जब सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की। और तस्वीर अभी जो आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ जब मुलाकात हुई उस वक्त की ये तस्वीर। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री बनने के बाद जिम्मेदारियां बदल गई हैं, पता बदल गया है, गाड़ी बदल गई है और अंदाज और कलेवर भी बिल्कुल नया नजर आ रहा है नरेंद्र मोदी का। सैयद मोदी तमाम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सैयद, हम देख रहे थे चुनाव प्रचार की बात अलग थी, लगातार नरेंद्र मोदी एक दिन में 4-4, 5-5 रैलियां कर रहे थे, कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। लेकिन कल जो हमने अंदाज देखा वो बिल्कुल बदला हुआ अंदाज था। किस तरीके से BMW कार में वो आते हैं, अपनी गाड़ी जो है उनकी वो बदल गई है, प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर दस्तखत कर रहे हैं फाइलों पर, वो अंदाज बदल गया है। पहले ही दिन इतना बड़ा कदम उठाते हुए सार्क देशों के नेताओं के साथ एक मुलाकात की है। पूरे साउथ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव मैसेज देने में वो कामयाब हुए हैं। तो किस तरीके से अंदाज बदल गया है अब नरेंद्र मोदी का? देखिए, एक बार जब आप देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब आप वो पॉलिटिकल रेटोरिक नहीं इस्तेमाल कर सकते जो कैंपेन में किया, क्योंकि उससे पहले आप विपक्षी पार्टी थे, सरकार की आलोचना करते थे। तो एक इंटरचेंज हो गया, कांग्रेस की पोजीशन बीजेपी वाली हो गई और बीजेपी की पोजीशन कांग्रेस वाली हो गई। नरेंद्र मोदी अब एक सूबे के मुख्यमंत्री नहीं रहे, देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना रहता है, खासकर पड़ोसी मुल्क से कैसे ताल्लुकात रखते हैं, गल्फ में कैसे ताल्लुकात रखने हैं, मिडिल ईस्ट में यूरोपियन कंट्रीज के कैसे रिश्ते रखने हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से कैसे रखने हैं, यूएस, लैटिन अमेरिका, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह भारत का इंटरेस्ट है। पड़ोसी मुल्कों से इसलिए भी रिश्ते अच्छे रखने हैं क्योंकि पड़ोस में चाइना भी है जो लगातार अपनी प्रेजेंस साउथ एशिया में बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है। गल्फ से हमें एनर्जी, खासकर गैस और ऑयल की सप्लाई वहीं से ज्यादातर होती है। 70% जो भारत का नीड है वहीं से पूरा हो रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज में भारत का जो डायस्पोरा है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, बिजनेस रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा वहां पे भी ऑयल निकल रहा है आजकल, जो कई देशों में अफ्रीकन कंट्रीज में भारत की कई कंपनियां काम कर रही हैं। तो इन सब मसलों का देना है यूरोप में, क्योंकि भारत के पहले से इंटरेस्ट है, खासकर फ्रांस से, जर्मनी से और यूके से। वहां पे जिस तरह से भारत को जो डिफेंस नीड्स से पूरे होते हैं, यूएस से पूरे होते हैं, तो इसलिए सभी देशों का रिश्ता अच्छा रखना है। तो नरेंद्र मोदी अब प्राइम मिनिस्टर एक स्टेट्समैन टाइप में वो एकदम से रोल में आ गए हैं, इसलिए देख सकते हैं आप कोई रेटोरिक नहीं है। हालांकि ट्वीट जरूर कर रहे हैं नवाज शरीफ के बारे में, जो उन्होंने ट्वीट किया बहुत अच्छे तरीके से किया। तो एक चेंज जरूर आता है पर्सनालिटी में। एक बार आप प्राइम मिनिस्टर हो गए तो आपको वो सब बातें नहीं कहनी है। अगर संकेतों की बात की जाए, अगर संकेतों की बात की जाए कि पहले दिन के कामकाज से क्या कुछ संकेत मिलते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है वो दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। कल हमने ये देखा भी, कल सुबह 8:30 बजे करीब वो गुजरात भवन से निकले थे, उसके बाद तमाम वो कामकाज में जुटे, सार्क देशों के नेताओं के साथ मुलाकात हुई। पहले ही दिन इतना बड़ा मैसेज दे पाने में वो कामयाब हुए। खासकर पहले ही दिन वो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के हैं उनसे मुलाकात करते हैं, तमाम सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करते हैं, कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं, तमाम नेता जो मिनिस्टर बने हैं उनको पोर्टफोलियो सौंपे जाते हैं। उसके बाद SIT का गठन की बात सामने आती है। ये तमाम चीजें, और उसके बीच में लगातार वो ट्वीट्स भी करते रहते हैं। नवाज शरीफ को लेकर भी उन्होंने बात कही कि जब नरेंद्र मोदी को उनकी मां जो है वो मिठाई खिला रही थी जीतने के बाद,
बाद उसको लेकर किस तरह की चर्चाएं हुई, पहले दिन से क्या कुछ संकेत आपको मिलते हुए नजर आते हैं आने जो सरकार अब बनी है उसके कामकाज को लेकर? देखिए, जो नरेंद्र मोदी के क्लोज लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो वर्कहोलिक हैं। सुबह बहुत सवेरे 5 बजे करीब उठ जाते हैं, उसके बाद काम करना शुरू कर देते हैं, काफी लेट तक काम करते हैं, तो 17-18 घंटे काम करते हैं। कल हमने जफर सरेशवाला से बातचीत की थी, जो नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज एड हैं। उन्होंने कहा कि वर्कहोलिक है और कैबिनेट मिनिस्टर्स को और जो काउंसिल में मिनिस्टर्स हैं उनको भी उनके साथ अगर टो पे नहीं रहेंगे तो हो सकता है दिक्कत आ सकती। तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी के पास क्योंकि वक्त सिर्फ काम और काम है, इसलिए नरेंद्र मोदी लगातार काम रहे। दूसरी बात यह है कि कल सुबह उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चार्ज लिया, उसके बाद सार्क के नेताओं से मिले, फिर कैबिनेट की मीटिंग ली। इससे साफ डे 1 में एक मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार बहुत गंभीर है। खासकर ब्लैक मनी को लेकर जो एसआईटी का गठन किया है, उससे लग रहा है कि सरकार की गंभीरता को दिखाना चाहते हैं कि सरकार, नरेंद्र मोदी ने जो कैंपेन में बात कही खास करके ब्लैक मनी को लेकर, हालांकि ब्लैक मनी को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी में 2009 में इलेक्शन में मसला उठाया था, लेकिन पब्लिक ने उस वक्त इसको बहुत अच्छे ढंग से नहीं लिया और बीजेपी की हार हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब कैंपेन शुरू किया तो ब्लैक मनी के खिलाफ जो एसआईटी का गठन हुआ है, उससे साफ है कि डे 1 में एक मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन डे 1 में 2-3 बहुत ऐसी चीजें हुई जो सरकार की इमेज को डेंट कर सकती हैं। जैसे एमओएस पीएमओ जितेंद्र सिंह ने धारा 370 की बात कही, तो वो सब भी नरेंद्र मोदी को कंटेन करना है। स्मृति ईरानी को संकेत कई सारे मिले हैं और कई सारी अच्छी बातें हुई हैं, कई ऐसे बयान भी आए हैं जिससे थोड़ी बहुत तकलीफ जो है वो आगे हो भी सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं मोदी के नए घर की, यानी कि 7 रेस कोर्स रोड की, जो कि अब प्रधानमंत्री का नया घर बन चुका है। 12 एकड़ में फैला 7 रेस कोर्स रोड देश का ऐसा पावर सेंटर है जहां पर अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ वो तमाम सुविधाएं भी मौजूद हैं जो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए। आपको बताते हैं वो खासियत जो 7 RCR में मौजूद है। 7 रेस कोर्स रोड यह है देश के प्रधानमंत्री का आशियाना, जो अब देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ठिकाना बन चुका है। ये बंगला 5 बंगलों को मिलाकर बनाया गया क्लस्टर है, जिसमें प्रधानमंत्री का आवास और दफ्तर दोनों हैं। इस परिसर को 7 RCR कहा जाता है क्योंकि साउथ ब्लॉक में मौजूद प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा बंगला नंबर 7 भी प्रधानमंत्री का आधिकारिक कार्यस्थल होता है। भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का नया ठिकाना 7 रेस कोर्स रोड। 7 रेस कोर्स इसलिए क्योंकि बगल में रेस कोर्स है और 7 नंबर जहां पे प्रधानमंत्री काम करते हैं। वैसे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री निवास की, तो इसमें 5 बंगलों को मिला के एक निवास बनाया गया है, जिसमें बंगला नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 है। इन बंगलों को प्रधानमंत्री अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक बंगला प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुहैया कराने वाले एसपीजी, दूसरा गेस्ट हाउस और तीसरा प्रधानमंत्री की आधिकारिक बैठक के लिए इस्तेमाल होता है। अगर बंगलों की बात करें तो बंगला नंबर 1 में एक हेलीपैड है। बंगला नंबर 3 में मनमोहन सिंह अपनी पत्नी गुरशरण कौर के साथ बीते 10 साल से रह रहे थे। बंगला नंबर 5 प्रधानमंत्री के गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। बंगला नंबर 7 में प्रधानमंत्री का कार्यालय है, जबकि बंगला नंबर 9 में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडोज रहते हैं। बंगला नंबर 3, 5 और 7 आपस में जुड़े हुए हैं। 7 RCR में केवल एक ही प्रवेश द्वार है और वहां भी एसपीजी मुस्तैद रहती है। जब आप यहां एंट्री करते हैं तब पहली इमारत 9 NCR नजर आती है। इससे आगे पार्किंग और फिर रिसेप्शन का क्षेत्र है। इसके आगे बंगला नंबर 7, 5, 3 और 1 RCR मौजूद हैं, जहां सुरक्षा का दायरा और सख्त होता जाता है। अगर 7 RCR में प्रधानमंत्री के दफ्तर की बात करें तो 7 RCR में मौजूद दफ्तर में आप जैसे ही कदम रखेंगे उसके दोनों तरफ 2 छोटे कमरे हैं, जिनमें 2 निजी सचिव बैठते हैं। यहाँ दाईं ओर एक छोटे से कॉरिडोर से लगा हुआ एक कमरा है जो मेहमानों के लिए है। इसके आगे मेहमानों से मुलाकात के लिए एक कक्ष है। इससे ही सटा हुआ एक और बड़ा कमरा है जहाँ बड़ी बैठकों का आयोजन होता है। इसके पीछे एक डाइनिंग रूम है जहाँ नाश्ते और दोपहर का भोजन कराया जाता है। 7 RCR से जुड़ा हुआ गलियारा आपको पंचवटी की ओर ले जाएगा, जिसे 2 या 3 कॉन्फ्रेंस रूम या फिर एक बड़े बैंक्वेट हॉल में बांटा जा सकता है। इसी जगह पर मनमोहन सिंह ने डेविड कैमरून, जॉर्ज बुश, हिलेरी क्लिंटन और बराक ओबामा जैसी हस्तियों की मेहमान नवाजी की थी। सोमवार की शाम को ताजपोशी के बाद 7 RCR अब नरेंद्र मोदी का आशियाना बन गया है। फुल प्रूफ सुरक्षा इंतजामों के बीच मोदी अब इस आलीशान और हाईटेक बंगले की शोभा बढ़ा रहे हैं। दिल्ली से केएम शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन।
देश के प्रधानमंत्री का रुतबा जितना बड़ा है, सुरक्षा उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। 7 आरसीआर की सुरक्षा ऐसी है कि कोई परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता। आपको दिखाते हैं कैसे 24 घंटे एसपीजी के कड़े पहरे में रहता है 7 आरसीआर। 7 आरसीआर को नया प्रधानमंत्री मिल गया है और अब इस आलीशान बंगले की शोभा बढ़ा रहे हैं भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बंगला जितना आलीशान है, उतनी ही मजबूत है यहाँ के सुरक्षा इंतजाम, जिसने 7 आरसीआर को अभेद्य बना दिया है। 5 बंगले नुमा समूह को मिलाकर बना है 7 आरसीआर, जिसमें एक बंगला प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खास तौर से अलॉट किया गया है। बंगला नंबर 9, जहां एसपीजी का ठिकाना है, और इसी में रिसेप्शन भी रखा गया है ताकि 7 आरसीआर में हर आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। बंगला नंबर 9 में रहने वाले एसपीजी पर ही पूरे आरसीआर की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जबकि बाहर की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के हवाले है। प्रधानमंत्री निवास की सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि खुद प्रधानमंत्री के रिश्तेदार भी बिना सूचना दिए पीएम आवास तक नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री के दोस्तों को भी सीधे पीएम से मिलने की इजाजत नहीं होती। पीएम के सेक्रेटरी की इजाजत के बाद ही एसपीजी की इजाजत मिल सकती है। एनएसए से लेकर टॉप ब्यूरोक्रेट्स तक को आईडी होने पर ही एंट्री दी जाती है। 7 आरसीआर के नजदीक होटलों को 4 फ्लोर तक ही इजाजत है। पीएम हाउस का इलाका नो फ्लाई जोन होता है। आपको बता दें कि मोदी की सुरक्षा और भी पुख्ता की गई है। सुरक्षा घेरे में कुल 500 एसपीजी कमांडो की तैनाती का फैसला लिया गया है। 7 आरसीआर में मौजूद लोगों की जिंदगी में ताक झांक करना आसान नहीं। परिसर में तस्वीरें निकालने की भी मनाही है। सरकारी भोज के दौरान भी यहाँ तस्वीरें ऐसे ली जाती हैं ताकि पीएम निवास के बारे में कोई जानकारी बाहर न आ सके। 7 आरसीआर में रोजमर्रा के कामकाज के लिए लोगों का एक बड़ा समूह तैनात है। माली, चपरासी और इलेक्ट्रीशियन के करीब 50 लोग कार्यरत हैं। 7 आरसीआर के परिसर में कोई क्वार्टर की व्यवस्था नहीं है। कर्मचारी रोजाना काम खत्म कर वापस लौट जाते हैं। कुछ कर्मचारी तो यहाँ दशकों से काम कर रहे हैं, लेकिन अपने काम के बारे में एक दूसरे से कभी बात नहीं करते। टीम न्यूज नेशन। 7 आरसीआर के बंगले जितने आलीशान हैं, उतने ही हाईटेक भी हैं। प्रधानमंत्री की जरूरत के हिसाब से यहां पर उनकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखा गया है। कैसी है 7 आरसीआर में सुविधाएं, ये भी देख लेते हैं। 7 आरसीआर देश के नए और ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशियाना बन गया है। 12 एकड़ में फैले 5 बंगलों वाले रेसकोर्स रोड में प्रधानमंत्री का कार्यालय और आवास दोनों हैं। इस आलीशान बंगले में प्रधानमंत्री की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। मोदी का ये नया आशियाना हेलीपैड से लेकर टेनिस कोर्ट सहित वाईफाई सुविधाओं से लैस है। प्रधानमंत्री आवास में पीएम के पास 6 BMW कारों का बेड़ा है। इन 6 कारों में से 2 का इस्तेमाल पीएम खुद के लिए करते हैं। 2 कारें वीवीआईपी मेहमानों के लिए होती हैं, जबकि बाकी की कारें पीएम के काफिले में शामिल होती हैं। इसके साथ ही 7 रेसकोर्स रोड में हेलीपैड का भी इंतजाम है। बंगला नंबर 7 आरसीआर बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें लॉन से लेकर टेनिस कोर्ट भी मौजूद है। 7 रेसकोर्स रोड का लॉन सबसे खास माना जाता है। ये आकार में काफी बड़ा और मुलायम घास वाला है। प्रधानमंत्री निवास में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को लॉन में बैठकर अखबार पढ़ना बेहद पसंद था। यहाँ गुलमोहर, सेमल जैसे काफी पेड़ हैं। हरियाली से भरपूर इस लॉन में मोर भी नजर आ जाते हैं। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि चारों तरफ से ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, कोई इसमें घुस नहीं सकता। जहां तक बात रही इसमें ग्रीनरी की, तो इसका लॉन इतना बड़ा है कि एक प्रधानमंत्री या कोई व्यक्ति अगर चाहे एक चक्कर ले ले तो उसे दिन भर कहीं पे टहलने की जरूरत नहीं है, शारीरिक व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के अगर हम बात करें ग्रीनरी की, तो ग्रीनरी खूब है। यहाँ पे सीमल, यहाँ पे शीशम, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैसे अकेसिया लगाए गए हैं और अर्जुन यहाँ पे बहुतायत में लगाए गए हैं। और गुलमोहर के पेड़ खास करके इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि वहाँ पे वो ठंडक भी दे और उसमें फूल भी खिले। प्रधानमंत्री आवास में बहुत खास पंचवटी बैंक्वेट है। ये 2-3 कमरों जितना बड़ा है। यहीं पर मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून, अमेरिकी नेता जॉर्ज बुश, हिलेरी क्लिंटन और ओबामा के लिए दावतों का आयोजन किया था। पंचवटी बैंक्वेट हॉल की दीवारों को नेशनल आर्ट गैलरी की टीम ने सजाया है। विदेशी दौरों और दूसरे खास मौकों पर मनमोहन सिंह को जो पेंटिंग्स और कलाकृतियां उपहार स्वरूप मिली थी, उनमें से ज्यादातर को पंचवटी की दीवारों पर जगह दी गई है।
पंचवटी बैंक्वेट हॉल की दीवारों को नेशनल आर्ट गैलरी की टीम ने सजाया है। विदेशी दौरों और दूसरे खास मौकों पर मनमोहन सिंह को जो पेंटिंग्स और कलाकृतियां उपहार स्वरूप मिली थी, उनमें से ज्यादातर को पंचवटी की दीवारों पर जगह दी गई है। 7 RCR में कभी ब्लैकआउट नहीं होता। पीएम हाउस में एक पावर सब स्टेशन है जो प्रधानमंत्री आवास के लिए अलग से बिजली सप्लाई करता है। इसके अलावा एम्स के डॉक्टरों और सहायक स्टाफ की एक पूरी टीम 24 घंटे यहाँ तैनात रहती है। यहाँ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है जो प्रधानमंत्री की गाड़ियों के काफिले में भी नजर आती है। पीएम के लिए ड्राइवर, कुक और धोबी की भी व्यवस्था होती है जो प्रधानमंत्री या फिर उनके परिवार की पसंद से रखे जाते हैं। इसके साथ ही हेयर ड्रेसर, टेलर एक कॉल पर उपलब्ध होते हैं। 7 RCR में फिल्में दिखाने की सुविधा भी है। प्रधानमंत्री के लिए यहाँ कई फिल्मों की खास स्क्रीनिंग भी हो चुकी है। साल 2006 में जब लगे रहो मुन्ना भाई रिलीज हुई थी तो उसके तुरंत बाद ही इस फिल्म की स्क्रीनिंग 7 RCR में कराई गई थी। इसके साथ ही तारे जमीन पर और पीपली लाइव जैसी फिल्में भी यहाँ दिखाई जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री आवास में माली, चपरासी और इलेक्ट्रीशियंस की टीम रोजाना काम करने आती है। उनके यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं होती। उन्हें रोजाना तलाशी के बाद ही एंट्री दी जाती है। उन्हें एसपीजी की ओर से पास जारी किए जाते हैं। टीम न्यूज नेशन। 7 रेस कोर्स रोड को प्रधानमंत्री निवास का दर्जा 1984 में मिला। 7 रेस कोर्स रोड को स्थायी प्रधानमंत्री आवास बनाने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है। 7 रेस कोर्स रोड देश का सबसे ताकतवर पता जो देश के प्रधानमंत्रियों का आशियाना है। 7 रेस कोर्स रोड को प्रधानमंत्री निवास का दर्जा 1984 में मिला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तरह ही 7 रेस कोर्स रोड को स्थायी प्रधानमंत्री आवास बनाने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है। 1984 के लोकसभा चुनावों में जीत के बाद सरकार के मुखिया बने राजीव गांधी ने इसे अपने आवास के तौर पर चुना। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव यहां सपरिवार आ गए। राजीव गांधी ने 5 नंबर के बंगले को अपना आवास बनाया था। राजीव गांधी से पहले देश के प्रधानमंत्री का कोई स्थायी आवास नहीं था। 1989 में वीपी सिंह ने इसे देश के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास का दर्जा दिया। सिर्फ चंद्रशेखर इस निवास में नहीं रहे। शुरुआत में 7 नंबर का बंगला प्रधानमंत्री के लिए था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में सुरक्षा कारणों के चलते इसके अगल बगल के 1, 3, 5 और 9 नंबर के बंगलों को इसमें मिला दिया गया। मनमोहन सिंह भी 7 रेसकोर्स रोड के 3 नंबर के बंगले में रहते आए हैं। 7 RCR का पता अब देश के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज हो गया है। टीम न्यूज नेशन। और देश के बाकी पूर्व प्रधानमंत्री का पता कहां कहां पर था, आइए ये भी जान लेते हैं। आजादी के बाद देश के प्रधानमंत्रियों का निवास 7 RCR के आसपास ही रहा है। देश के आजाद होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सरकारी निवास स्थान बना 3 मूर्ति भवन। अपने समूचे प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान नेहरू जी इधर ही रहे। यहाँ पर ही 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिहायश 1 3 मूर्ति मार्ग, जिसको अब नेहरू म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनकी मौत के बाद इसे म्यूजियम बना दिया गया। पंडित नेहरू के देहांत के बाद 3 मूर्ति भवन लाल बहादुर शास्त्री को आवंटित हुआ, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। शास्त्री जी के 3 मूर्ति न जाने के बाद सरकार ने उसे नेहरू स्मारक में तब्दील कर दिया। शास्त्री जी अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान 10 जनपथ में रहे। तब 10 जनपथ में 2 बंगले और शामिल थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो वे इसी निवास पर रहा करते थे, जिसे अब लाल बहादुर शास्त्री स्मारक बना दिया गया। बतौर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस निवास पर करीब 19 महीनों तक रहे। अब आपको ले चलते हैं एक सफदरजंग रोड के बंगले में, जहां इंदिरा गांधी लंबे समय तक रहीं। इंदिरा जब शास्त्री जी की कैबिनेट में थीं, तब भी वो यहाँ पर रहती थीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक सफदरजंग रोड ही उनका आवास रहा। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्होंने इस बंगले को छोड़ दिया, लेकिन 1980 में फिर से सत्तासीन होने के बाद वो एक सफदरजंग रोड लौट आईं। यहाँ रहने के दौरान ही उनकी हत्या हुई। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एक सफदरजंग रोड पे रहा करती थी और यहाँ पे काफी समय तक, कम से कम 2 कार्यकाल तक बतौर प्रधानमंत्री वो यहाँ पे रहीं।
लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या के बाद एक सफदरजंग रोड को इंदिरा गांधी स्मृति के रूप में अलॉट कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें तो अब उनका नया पता है 3 मोतीलाल नेहरू रोड। 2.5 एकड़ में फैला ये बंगला अब तक केरल की मौजूदा राज्यपाल और दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित के नाम आवंटित था, लेकिन अब ये पता मनमोहन सिंह के नाम दर्ज हो गया है। दिल्ली से केएम शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह पीएमओ पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले मोदी गुजरात भवन में ठहरे हुए थे, लेकिन उनका ठिकाना अब बदल गया है। कुछ इस तरह से हुआ भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वागत। मोदी सुबह करीब 8:45 बजे गुजरात भवन से पीएमओ पहुंचे, लेकिन इस बार उनके साथ उनकी स्कॉर्पियो नहीं थी, बल्कि वो प्रधानमंत्री वाली आधिकारिक BMW कार में सवार होकर आए थे। इस मौके पर पीएमओ के अधिकारियों ने बुके देकर नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया।